नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एक्सपीआरएल में आपका स्वागत है। मैं हूँ गरिमा और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के बारे में। जी हाँ, फ्यूचर ग्रुप जिसके बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स आज बिल्कुल सब बंद हो चुका है। आपके आसपास आप देख रहे होंगे बिग बाज़ार, ब्रांड फैक्ट्री, पैंटालून्स, एफपीबी इन सारी जगहों पर ताले लग गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा हुआ कि इतना बड़ा ग्रुप फेल हो गया? आज की वीडियो इसी के बारे में है। आप बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। बिग बाज़ार, ब्रांड फैक्ट्री, पैंटालून्स, एफपीबी इन सारी जगहों से आपने कभी ना कभी तो शॉपिंग करी ही होगी और ये ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक वरदान था क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिलती थी। पर अगस्त 2022 में रिलायंस ने बिग बाज़ार और बाकी सारी रिटेल मार्केट को खरीद लिया सिर्फ 24,713 करोड़ रुपए में। दिवालियापन की कगार पर क्यों खड़ा है फ्यूचर ग्रुप? सिर्फ और सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से। कैसे? आइए जानते हैं। फ्यूचर ग्रुप की मालिक किशोर बयानी ने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया पर उनको ना उसमें मज़ा नहीं आया। तो उन्होंने कुछ अपना करने की सोची और फिर एक दिन वो ऐसे ही अपने एक फ्रेंड से मिले जिसने कुछ अलग ही कपड़े की पैंट्स पहन रखी थी और वो फैब्रिक था स्टोन वॉश फैब्रिक। कपड़े की क्वालिटी और स्पेशलिटी को कैसे परखना है ये हुनर उन्हें अपनी फैमिली से मिला था और वो तुरंत पहचान गए कि ये कपड़ा काफ़ी अच्छा है और इसको बल्क में मंगाकर वो काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। और उन्होंने वही किया और उस कपड़े को बल्क में मंगाकर अपने आसपास के गारमेंट सेलर थे जो उनको बेच दिया और सिर्फ 6 महीने के अंदर उनका लाखों का प्रॉफिट हुआ। ये उनकी ज़िंदगी का पहला प्रॉफिट था जिसने उनको कॉन्फिडेंस दिया खुद का बिजनेस शुरू करने का। उन्होंने अपना एक ब्रांड ओपन किया जिसका नाम रखा WBB यानी कि वाइट ब्लू ब्राउन, जिसमें वो मेंस ट्राउजर्स बेचा करते थे। उन दिनों ना ट्रेंड था एग्जीबिशंस का, लेकिन तब किशोर बयानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसके अंदर एक स्टॉल ले पाएं। तो उन्होंने क्या किया कि एग्जीबिशन के बाहर स्टॉल लगाई जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है किशोर बयानी की राइजिंग स्टोरी की। साल था 1987। किशोर बयानी ने WBB से एक और ब्रांड बनाया जिसका नाम रखा मेंसवेयर प्राइवेट लिमिटेड। ये एक गारमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी थी जिससे उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ और आगे चलकर इसी ब्रांड का नाम रख दिया गया पैंटालून्स। पैंटालून्स का नाम पैंटालून्स इसलिए रखा क्योंकि ये लोग ना पतलून बनाते थे, इसलिए पतलून से निकला पैंटालून, जिसमें आगे चलकर मेंस ट्राउजर्स के साथ साथ किड्स वुमेन्स के भी कपड़े रखे गए। जगह जगह पैंटालून्स की फ्रेंचाइजी खुलने लगी और इससे उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा खोला जाए जहां लोगों को ग्रोसरी से लेकर होम अप्लायंसेस तक सब कुछ ना वाजिब दामों पर मिले। और जन्म हुआ बिग बाजार का, जिसने रिटेल की दुनिया को पलट के रख दिया। पूरे इंडिया में बिग बाजार छा गया और किशोर बयानी को सब किंग ऑफ रिटेल कहने लगे। इन दोनों की सफलता के बाद बियानी ने कई और बिजनेस में इन्वेस्ट किया जैसे कि फिल्म मेकिंग, मॉल, फर्नीचर, रियल एस्टेट और इसके साथ साथ काफ़ी ब्रांड्स को भी एक्वायर किया। 2007 तक सब कुछ सही चलता रहा और तभी एंट्री होती है फ्लिपकार्ट की, जिससे लोगों को घर बैठे ही सारा सामान मिलने लगा। तो उन्होंने भी futurebazaar.com खोल दिया, पर इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम ना ऑनलाइन शॉपिंग का इतना क्रेज़ नहीं था और उनको 350 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, जिसके कारण उन्होंने इसको बंद कर दिया। पर दोस्तों, उनका जो एक्चुअल डाउनफॉल हुआ वो था ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन के कारण। उस समय जो उन्होंने कर्जे लिए हुए थे वो उनको चुका नहीं पा रहे थे और लगातार कर्जे बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से उनको कंपनी का डीमर्जर करना पड़ा। मतलब उनके जितने भी ब्रांड्स थे उनको 4 ब्रांड्स के अंदर मिलाना पड़ा और वो थे बिग बाजार, पैंटालून, सेंट्रल्स और फूड बाजार। दोस्तों, 2012 आते आते फ्यूचर ग्रुप के ऊपर 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज हो गया, जिसके कारण उन्हें अपनी सबसे सक्सेसफुल कंपनी पैंटालून्स आदित्य बिरला ग्रुप को बेचनी पड़ी 1,600 करोड़ रुपए में।
दोस्तों 1600 करोड़ से उनका कर्जा तो कम हुआ, पर इससे उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं या एक्वायर करते हैं, तो आपके पहले बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है, आप उसी से करते हैं। पर किशोर बयानी ने ऐसा नहीं कर रहे थे। वो अलग-अलग जगह से कर्जा ले रहे थे, नए-नए बिजनेस को शुरू कर रहे थे और उसी में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उनका कर्जा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आगे भी उन्हें काफ़ी नुकसान झेलने पड़े, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बिजनेस में। जिसकी वजह से अगस्त 2020 में उनको अपना सब कुछ रिलायंस रिटेल को बेचना पड़ा 24,713 करोड़ रुपए में। ऐसे ही और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।